हाँ जी बेटा। अब जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखो हमने ये तो कर लिया कि किसकी वजह से लॉस हो रही है, कैसे लॉस हो रही है। अब कई बार आपके पास बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि नैरो यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी का मतलब यूज, कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे सिर्फ बड़े बड़े यूज ही नहीं होते, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें इनसे पूरी होती है, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स को ये प्रूव करते हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं एथिकल, दैट मीन्स हमारे एथिक भी जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब है कि हमारी बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो डायरेक्ट हमें हर एक का से पूरी होने के लग रही है बायोडाइवर्सिटी से। बेनिफिट बहुत सारे हैं। हमारा जितना भी फूड है, चाहे सीरियल्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, एग, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? बायोडाइवर्सिटी की वजह से, प्लांट से। फैट, ऑयल वगैरह, फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ी हो गई, फाइबर, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, लकड़ी है जो कि हम कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर वगैरह में, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होने के लग रही है। इंडस्ट्रीज वगैरह में जो टैनिन, लुब्रिकेंट्स जो चाहिए, डाई, रेजिन, परफ्यूम, पेपर, रबर, ऑल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स, है ना। 25% ऐसे ड्रग हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं जो कि ह्यूमन अपने यूज में लेते हैं। और जो वहाँ रहने वाले जंगलों में जो आसपास रहने वाले जो नेटिव लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, वो तो पूरी तरह अपनी मेडिसिन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? उन फॉरेस्ट के ऊपर। क्लियर। इसके अलावा बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जब तक हम मोलिकुलर, जेनेटिक और स्पीसीज लेवल जब तक ये मेंटेन है तब तक ही एक लाइफ सर्वाइव करेगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ ख़त्म हुई तो हम लोग डायरेक्टली उससे क्या होते हैं? अफेक्ट। नेक्स्ट बात आती है ब्रॉडली कि मेन इकोसिस्टम से रिलेटेड। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। और माना गया है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उस टोटल ऑक्सीजन का 20% वो अकेले देते थे। और यही कारण था कि उनको क्या नाम मिला? लंग ऑफ द प्लेनेट के नाम से जानते हैं। क्लियर। पोलिनेशन में जितने भी बी, ठीक है, बटरफ्लाई, मोथ, बीटल, बैट, ये सब हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर पोलिनेशन नहीं होता तो पोलन ग्रेन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र नहीं हो पाते तो अगर ह्यूमन इन सब में करता तो नियरली $117 बिलियन खर्च हो जाते इस काम में कि हर बार उनको पोलिनेशन करवाना है। क्लाइमेट की रेगुलेशन, जितनी भी जो साइकिल्स वगैरह मेंटेन हो रखी है उनमें फ्लड एंड एरोजन कंट्रोल, बाढ़ को रोक रहा है और मिट्टी को कटने से भी रोकते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहती है ना। हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट। डी वेस्ट को ही ख़त्म नहीं करते बल्कि उसको यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। डंग को मीथेन गैस और मैन्योर में कौन कन्वर्ट कर रहा है? माइक्रोब्स। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, एक प्रीडेटर जब अपने प्रे को खाता है तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल हुई है वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुई। क्यों? क्योंकि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग चीज़ के ऊपर प्रीडेटर है। अट्रैक्शन है इको टूरिज्म। बेटा हमारी कंट्री में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ जाते हैं? मोस्टली गार्डन्स वगैरह में, पार्क वगैरह में, है ना। ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उनको अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, बर्ड्स वगैरह या वाइल्ड लाइफ मिले। और इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बनती है। नेक्स्ट होती है एथिकल। एथिक्स भी हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज़ द एथिकल ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर। हमें पता है कि जो इकोसिस्टम है उसको आदमी ने मिलियंस ऑफ स्पीसीज के साथ शेयर किया है और वो लोग तभी इवोल्व हुई जब हमारे, यानी कि हम और उनका एक साथ इवोल्यूशन हुआ था। और हर एक लिविंग क्रिएचर का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारी मॉरल और एथिकल ड्यूटी है कि हम उन स्पीसीज़ को ख़त्म होने से रोकें, क्योंकि जब आज एट प्रेजेंट हम उनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे तो वो हमारी फ्यूचर पॉपुलेशन में काम आते हैं। क्लियर।
तो बात आती है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हर एक लेवल पे इम्पोर्टेंट है, चाहे जेनेटिक लेवल पे कर लो, स्पीसीज लेवल पे कर लो, कम्युनिटी लेवल पे कर लो। और आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई। कैसे? उनका स्पेस कम हो गया, साइज उनका छोटा होता जा रहा है, ह्यूमन ने उनको हद से ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एक्जोटिक स्पीसीज, बाहर से स्पीसीज हमने नेटिव के साथ मिक्स कर दी। It is important that present human population derive economical, ecological and aesthetic benefit from the biodiversity। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी और एस्थेटिक हर एक फ़ायदा हमें डायरेक्टली हमारी बायोडाइवर्सिटी से मिलने के लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, और अगर हमने हमारी एट प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर दिया तो हम हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर देंगे। शायद हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स या इतना किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट ना किया होता, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम घर बैठ के ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। All are the examples of the over exploitation by a human being। यही है। तो अब जब हम बात करते हैं कि कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी ताकि जो एट प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसको भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और जो फ्यूचर जनरेशन है हम उनके लिए भी प्रोटेक्ट कर जाए। कैसे? सबसे पहले स्ट्रेटेजी का मतलब बेटा क्या करना चाहिए कि जितनी भी थ्रेटेंड स्पीसीज है, जितनी भी, सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो सबसे पहले प्रायोरिटी मिले वो मिले मोनोटिपिक जेनेरा। मोनोटिपिक जेनेरा का मतलब जैसे होमो सैपियन, होमो के सिर्फ हम ही है, तो जो इस टाइप के जिनके की सिंगल जीनस है उन सब को प्रोटेक्ट किया जाए। वल्नरेबल ये लोग तो आज के टाइम पे है, शायद इन फ्यूचर खतरा मिलेगा, लेकिन सबसे पहले एंडेंजर्ड को बचाया जाए, वल्नरेबल और रेयर में से वल्नरेबल को, और रेयर और बाकी स्पीसीज में से रेयर को, यानी कि जिनको पहले खतरा है सबसे पहले उनको, फिर दूसरों को, फिर तीसरों को, इस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। जितनी भी पॉसिबल वैरायटी है, चाहे नई है, पुरानी है, फूड फॉरेज की, टिम्बर, ठीक है, चाहे कोई एक चींटी की बात कर लो, कोई एक्वेटिक एनिमल है, कोई माइक्रोब, हर एक को प्रोटेक्ट किया जाए। ये नहीं है कि सिर्फ हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करें। क्यों? अगर कैलोट्रोपिस प्लांट है तो हम कैलोट्रोपिस प्लांट को भी तो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उन सबको पहचाना जाए, उनके फीडिंग, ब्रीडिंग और रेस्टिंग प्लेसेस को ढूंढा जाए। फीडिंग का मतलब कहाँ वो खाना खाते हैं, कहाँ पर जाके वो ब्रीड करने के लग रहे हैं, कहाँ वो रेस्ट करते हैं, किस तरह वो अपनी हैचलिंग्स को क्योर करने के लग रहे, हर स्पीसीज को आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्ट किया जाए। लाइफ स्पॉटिंग जितने भी सिस्टम है हमारे, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, इनको प्रायोरिटी बेस पे प्रोटेक्ट किया जाए। नेशनल वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट बना, सिर्फ वो एक्ट ना बन के रह जाए, जो एक्ट बनाया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ये एक्ट बेटा आपके नीट के अंदर आ जाते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ जो एनेक्टेड यानी कि स्टार्ट किया गया इंडिया में, वो किया गया था 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हुई थी 1983 के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा देहरादून में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, Indian Institute of Forest Management is situated at Bhopal. Another is Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, which is situated at the Coimbatore। ये कुछ नाम है जो कि हमें याद करने ही करने पड़ेंगे। IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1952। ये जो इनकी डेट दे रखी है या जो इनकी फुल फॉर्म है, इनमें से जो भी आपके एनसीईआरटी में मिले उनको लर्न कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में ईयर बहुत कम देते हैं, और जिसके साथ ईयर दे रखी हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। यूनिक जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो सिर्फ बहुत कम बचे हैं, उनको उनके प्रायोरिटी के बेस पे क्या किया जाए बेटा, प्रोटेक्ट किया जाए। एक्सप्लॉइटेशन ना हो, हम सिर्फ यूज करें, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट ना करें।
ठीक है। इसके अलावा इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, कि हमारे इंडिया भी जितने लॉ बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको साइन करता है, चाहे वो फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने की बात हो या फन्ना को प्रोटेक्ट करने की बात हो। प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, अलाइन स्पीसीज जो बाहर से हम स्पीसीज लाने के लग रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए। और इन सब को ध्यान में रख के 2 टाइप की स्ट्रेटेजीज बनाई गई, इन सीटू एंड एक्स सीटू। देखो इन सीटू जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं प्रोटेक्ट कर दिया जाए, जंगल में से किसी स्पीसीज को निकालने के बजाय उस जंगल को ही प्रोटेक्ट कर देना, यानी कि वो स्ट्रेटेजी जिसमें कि एनिमल्स या प्लांट्स के नेचुरल होम को ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए, उस टाइप की कंजर्वेशन को बोलते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू जहाँ थे वहाँ से उनको कहीं और रखा जाए और फिर प्रोटेक्ट किया जाए, उस साइट को हम बोलते हैं एक्स सीटू। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन सीटू और एक्स सीटू, बोर्ड में और नीट में 110% 2 क्वेश्चन इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन से ज़रूर आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब समझ गए कि जितनी भी जो स्पीसीज है, स्पेशली जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है या कोई भी है, उनको उनके नेचुरल होम के अंदर ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। अगर हमें टाइगर को बचाना है तो उनको बाहर क्यों निकाल रहे हो, उस जंगल को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल हैबिटेट भी नहीं खत्म होगी और वो लोग भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो जो इन सीटू कंजर्वेशन है इसमें बहुत सी चीज़ें आती है, बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या क्या आते हैं, हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरिया। हॉटस्पॉट, दिमाग की घंटी बजी, हॉटस्पॉट है ना मैम, ये तो फ़ोन में होता है बेटा। देखो हॉटस्पॉट कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो उन स्पीसीज को उन हिस्सों में से निकालने की बजाय अगर हम उन हिस्सों को ही प्रोटेक्ट कर दें। देखो एरिया ऑफ हाई एंडेमिजन एंड हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रीजन। हाई एंडेमिजम का एंडेमिक का मतलब है सिर्फ वो स्पीसीज वहीं मिलती है और सबसे ज़्यादा है, और ऐसे एरियाज को हम नाम देते हैं हॉटस्पॉट। आज तक 34 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए और उन 34 हॉटस्पॉट में से 3 हमारे इंडिया के हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका के पास वाला हिस्सा, इंडो बर्मा एंड हिमालय। हॉटस्पॉट टोटल लैंड का 2% कवर करते हैं, लेकिन इन 2% लैंड के ऊपर 100% में से 44% स्पीसीज इन हॉटस्पॉट में। माना गया है कि अगर हमने सिर्फ इन 34 हॉटस्पॉट को भी प्रोटेक्ट कर लिया तो हम जो एक्सटिंक्शन रेट है उसको 30% कम कर देंगे। दैट मीन्स हाईली एंडेमिक एंड हाईली स्पीसीज रिचनेस एरिया। क्लियर। हॉटस्पॉट आपके पास आता है हॉटस्पॉट के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। बेटा वो एरिया जहाँ पर बहुत से लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं और उन एरियाज को वहीं की वहीं जब हम क्या कर दे प्रोटेक्ट, है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें पता है बहुत सारी है, जैसे कि कहीं पे तो ठंडे रेगिस्तान, लद्दाख और स्पीति वगैरह का। थार का रेगिस्तान कैसा है, गर्म है, मिट्टी है। वेटलैंड्स है, वेटलैंड का मतलब होता है खाली ज़मीन। गांव वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे, जो खेत वगैरह होते हैं उसके अलावा कुछ सरकारी ज़मीन रहती है जो खाली पड़ी रहती है, बच्चे वहाँ पर रेस लगाने जाते हैं, वो होते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, खाली ज़मीन जिसके ऊपर किसी का राइट नहीं, बस वो वैसे ही है। सलाइन स्वाम्पी एरिया है, कहीं पे मैनग्रोव है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कोरल रीफ्स है, ट्रॉपिकल थॉर्न्स वगैरह रहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि कोई चीज़ बनाई गई नहीं है, पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया। प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन आते हैं, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर से कह रही हूँ क्योंकि इनके नाम आते हैं और यहीं पे बच्चा फिर मात खाता है कि कौन सा किसके अंदर था, एक्स सीटू में कौन था, इन सीटू में कौन था। प्रोटेक्टेड एरिया जो कि इन सीटू कंजर्वेशन का हिस्सा है, इसमें आते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। वर्ल्ड कंजर्वेशन जो मॉनिटरिंग सेंटर है यानी कि जो कि इनको मॉनिटर करता है, उसने
37,000 ऐसे एरिया ढूंढ निकाले वर्ल्ड वाइड जो कि प्रोटेक्टेड करने की रिक्वायरमेंट थी। जो ये आपको ये जितने नेशनल पार्क वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ये काफ़ी पहले का है, ठीक है। तो कहता है कि क्या नाम है, क्या बेनिफिट है प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। देखो बेटा, अगर हमने एक पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर दिया तो जितनी भी स्पीसीज है या जितनी भी वेराइटीज है वो सब प्रोटेक्ट हो जाएंगी। नेटिव जो वहाँ की रहने वाली स्पीसीज या सब स्पीसीज थी उनको कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका जो इकोसिस्टम था वो चेंज नहीं होगा, तो वो आराम से वहाँ पर सरवाइव कर सकती। और इसके अलावा चेकिंग ह्यूमन एडेड हमें पता चल जाएगा कि हमारी वजह से कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। क्लियर। तो नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंदर कई बार डिफरेंस आ जाता है। देखो बेटा, नेशनल पार्क यानी कि वो हिस्से द एरियाज विच वेयर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, यानी कि वो एरिया जहाँ पर दोनों के दोनों प्लांट को भी और एनिमल को भी प्रोटेक्ट किया जाता है उनको हम बोलते हैं नेशनल पार्क। आज के टाइम पे नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। क्लियर। 1988 में थे 66। आप गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हो। एट प्रेजेंट आपको एक्यूरेट नेशनल पार्क का नंबर पता चल जाएगा। जैसे हमारे कई है जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। काजीरंगा, कैलेडी और मनस जो नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर रखे गए हैं। +1 की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में आए थे। पहला हमारा नेशनल पार्क जो बनाया गया उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1936। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो वो उस इंटरनेशनली कौन है, येलोस्टोन पार्क जो कि यूएसए का है और रॉयल पार्क जो कि सिडनी के पास में। सेंचुरी यानी कि बेटा वो एरिया जहाँ पर सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया। देखो, नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन सेंचुरीज के अंदर सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क में किसी भी टाइप की ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री या कोई भी कल्टीवेशन वगैरह अलाउड नहीं होता, लेकिन सेंचुरीज के अंदर कल्टीवेशन एक लिमिटेड लेवल तक क्या किया जाता है, ग्रेजिंग वगैरह को अलाउड कर रखा है। लोग यहाँ से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको अपने यूज में ले जा सकते हैं। बाउंड्री नहीं है कि इतना एरिया सेंचुरी में आता है, इनकी बाउंड्री रिमार्केटेड है कि जो ये एरिया है ये नेशनल पार्क है और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है किसके अंदर, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर, दे आर नोन एज द बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि मान लो पूरा जंगल इतने हिस्से को प्रोटेक्ट कर दिया, अब उसमें मार्किंग्स कर देंगे कि इतने हिस्से में लोग रह सकते हैं, इस वाले हिस्से में ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं, ये जो सबसे अंदर का हिस्सा हो गया यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउड। मल्टीपर्पज, एक पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करके और उसमें क्या कर दिया जाए, कैटेगरीज बना दी जाए कि कहाँ तक कौन कौन आ सकता है और कौन रह सकता है। दे आर नोन एज द बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को ने इस चीज़ को 1975 में स्टार्ट किया था। 2002 मई तक 408 बायोस्फीयर रिजर्व थे जो कि 94 कंट्रीज में एस्टेब्लिश किए जा चुके थे। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में बेटा 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और उनमें से 4 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जानते हैं। आप सब ने उनके नाम भी सुन रखे, नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी एंड गल्फ ऑफ द मन्नार। इनको हम आज के टाइम पे नेशनल पार्क है ना, नंदा देवी नेशनल पार्क, नीलगिरी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, देखो जैसे ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ इस टाइप का रहता है बायोस्फीयर रिजर्व कि इसमें एरिया सेलेक्टेड है। देखो, जो सबसे अंदर का एरिया इसको हम क्या नाम देते हैं, कोर एरिया के। अगर इस कोर एरिया की बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता, बिल्कुल अनडिस्टर्ब एरिया रहता है। कोर के बाद जो आपको ये बफर जोन दिखाई दे रहा है, बफर जोन में सिर्फ लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउड है, फॉर एग्जांपल रिसर्च वगैरह से रिलेटेड या एजुकेशन।
जो सबसे बाहर का जो ये एरिया रहता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन, और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट, लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपने और काम करते हैं, लेकिन इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। क्लियर। तो जब इन बायोस्फीयर रिजर्व की बात आती है, सबसे मेन जो इनके काम आता है वो क्या आता है कि नेचुरल हैबिटेट और जो नेचुरल सिस्टम है वो सारे प्रिजर्व रहते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं, उनकी कंजर्वेशन इजीली हो जाती है, और इसके अलावा सोशल और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होती है। मॉनिटरिंग, अगर हम बाहर है तो हमें पता रहेगा कि अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही है, हम किस तरह उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एजुकेशन और रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट है उनको भी कैरी आउट करते हैं। अब आती है बात मैब प्रोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम था विच वाज इनिशिएटेड बाय द यूनेस्को। किसने इसको स्टार्ट किया था? यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। 1971 में इसको स्टार्ट किया गया और इंडिया के अंदर मैप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इन 1986। मैन एंड बायोस्फीयर, दैट मीन्स कि ह्यूमन का क्या अफेक्ट हो रहा है किसके ऊपर? हमारे बायोस्फीयर के ऊपर। किस तरह हम पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम एट प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इनको प्रोटेक्ट कर सके। जो इन सब के अंदर आया उसी को नाम मिला था मैब प्रोग्राम। क्लियर बेटा?